अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वीक में इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कोई वाज़े फ़ैसले आएंगे। अ, उनको लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिलेगा और इसके साथ साथ दो अहम केसेस कंक्लूड हो जाएंगे। और ये ख़दशा बहरहाल अपनी जगह मौजूद था कि किसी न किसी तरह इसमें रखना ज़रूर डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सारा ही हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है केसेस के लिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन कौन से अहम केसेस अगले 2-3 दिनों में सुने जाने थे। साइफर केस ने कंक्लूड होना था। इस्लामाबाद के हलकों की पिटिशन्स लगी हुई थी, उनके ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर मामलात को आगे देखा जाना था, समाअत होनी थी और फिर इद्दत केस का फ़ैसला भी सुनाया जाना है। तो बहुत सारे अहम मामलात जो हैं इस हफ्ते में होने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम मामला था वो ये 2 दिनों का था, यानी मंगल और बुध। जब साइफर केस ने कंक्लूड होना था और कभी इम्कान था कि फ़ैसला महफूज हो जाता, मे बी शॉर्ट फ़ैसला उसी वक्त सुनाया जाता या शायद चंद दिन बाद सुनाया जाता। इसी तरह से जो इद्दत केस है उसका फ़ैसला तो खैर बुध को सुनाया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हर तरह से इस चीज़ को रोकना मकसूद था। इसके लिए हुकूमत ने पिछले तकरीबन 2 घंटों के अंदर, 1 से 2 घंटों के अंदर 3 बड़ी वारदातें की हैं। जी हाँ, 3 बड़ी वारदातें की हैं और इस पूरे यानी प्लान को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की एक पूरी तरह से साजिश को अमली जामा पहनाया है। और ये प्लान क्या है कि किस तरह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और दीगर को अभी अंदर ही जेल में रखना है, और मेनली ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को। तो ये क्या 3 वारदातें अभी आपको तफसील से बताते हैं, और साथ ही इन वारदातों से जो एक नेक्सस है वो बड़ा क्लियर वाजे हो जाता है। यानी अगर किसी को कोई शक शुबा भी हो कि नहीं भाई शायद कोई गठजोड़ नहीं है, तो वो भी खुल के सामने आ जाता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस तरह से मिला हुआ है और प्लान का हिस्सा होता है बाकायदा। तो इसके ऊपर अभी तफसील से आपको चीज़ें बताती हूँ। इसके साथ साथ जनाब थोड़ी बात करेंगे कि जो लापता अफराद का केस है उसमें एक अहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से बयान हल्फी जमा कराया गया है, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है या नहीं इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर उसके बाद ये भी ज़िक्र करेंगे जनाब के मज़ीद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बेसिकली एक और यानी जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें मज़ीद उनका रिमांड भी बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो जुड़ी हुई हैं ये अदालती मामलात से हैं। ये कैसे आगे इफेक्ट होने जा रहे हैं इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब आप सबको मुबारक हो जी, 28 मई की छुट्टी दे दी गई है 28 साल बाद। यानी 28 साल पहले पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, जब पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए थे एटमी, और पाकिस्तान ने भारत के धमाकों के जवाब में ये धमाके किए थे और अपने एटमी ताकत होने का ऐलान किया था। तो इस बात को अब 28 साल गुजर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की उस वक्त हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे जब ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा, और फिर उसने किए। इसके बाद 28 साल गुजर गए। इस 28 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी भी, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद कभी ये नहीं हुआ था कि इन्होंने 28 मई की छुट्टी दी हो, इसे आम तातील करार दिया गया हो। लेकिन आज अचानक क्या होता है, आज अचानक 3 वारदातें हुई हैं। पहली चीज़ 28 मई की छुट्टी, दूसरी चीज़ नैब तरमीम का ऑर्डिनेंस, तीसरी चीज़ इलेक्शन एक्ट का तरमीमी ऑर्डिनेंस। ये 3 चीज़ें इस हुकूमत ने 1 से 2 घंटों के दरमियान की हैं। इनका इम्पैक्ट क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जी 28 मई की छुट्टी से क्या होगा। 28 मई की छुट्टी से बेसिकली जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साइफर केस, उसकी समाअत को रोकना मकसूद था। इसलिए कि अगर ये समाअत होती तो ये कंक्लूड होती, फ़ैसला महफूज हो जाता, और जाहिर है कि वो कुछ दिनों में सुनाना पड़ना था। तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इम्कानात रोशन हो चले थे। तो इस बात को यकीनी बनाना था कि ये सज़ा इतनी आसानी से ख़त्म ना हो, कम अज़ कम कुछ और वक्त मिल जाए, जिसके लिए ये किसी भी तरह इस समाअत को रोकना शायद मकसूद था। और हमने देखा कि 28 मई की छुट्टी अचानक से अनाउंस हो गई। हालांकि अब ये 28 मई कोई ऐसा तो नहीं है कि रमज़ान का चांद है कि अचानक नज़र आएगा तो आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने छुट्टी देनी थी इस साल तो आप बहुत पहले 2-4 दिन पहले भी अनाउंसमेंट कर सकते थे कि इस दफ़ा 28 मई की छुट्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और एंड टाइम पर एक दिन पहले शाम को कहीं जाकर 27 मई की शाम को जाकर आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी कल छुट्टी होगी। एक चीज़। दूसरी बात ये कि पहली बात तो ये कि इसमें छुट्टी की ज़रूरत ही क्या है।
28 मई की छुट्टी आप एक कौमी दिन के तौर पर क्यों मना रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ही आपका मुल्क किस तरह की माशी बदहाली का शिकार है। और वैसे तो आप हर वक्त हर जुमले में कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, और सूरत हाल ये कि शबाना रोज़ हम सिर्फ छुट्टियाँ ही कर रहे हैं, शबाना रोज़ हम सिर्फ छुट्टियाँ ही कर रहे हैं। आप देख लें कि साल में पाकिस्तान में वर्किंग डेज़ कितने होते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि तातीलात के दिन ज़्यादा हैं और वर्किंग डेज़ पाकिस्तान में कम हैं। और ऐसे में हम फजूल की नई नई छुट्टियां ईजाद कर रहे हैं कि यानी एक ऐसा मुल्क जो कि बहरानों से घिरा हुआ है, जिसको हर वक्त काम करना चाहिए, यहाँ पे हम अपना माशी इस्तेहसाल करते रहते हैं छुट्टियां करके। ज़ाहिर है कारोबार बंद, हर चीज़ बंद, तो सारा आपका नुकसान है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और किस बात की छुट्टी मना रहे हैं, किस बात की खुशी है, सेलिब्रेशन किस बात की है आपको कि जी आप नाकाबिल तस्खीर हो गए हैं, आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता? अरे भाई वो आपको अब इतनी लिफ्ट ही नहीं कराते, सीधी जो बात है। और भारत आपको ताने मारता है कि भाई अपने मुल्क का हाल देखो, भिखारी हैं ये, कशकोल लेकर दर दर फिरते हैं। वो आपको समझता क्या है? वो कहता है आपकी सिक्योरिटी तो मैं चेक कर आया हूँ बगैर वीज़े जाके, मैं देख आया हूँ आपकी सिक्योरिटी के हालात। तो आप किस खुशफहमियों में मुब्तला हैं कि आप जनाब कोई बड़े तगड़े हैं? ऐसे आदमी ताकत होने का आपने करना भी क्या है कि जिसका मामला ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक बयान नहीं डाल सकते, इसराइल की मजम्मत नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से आप फैसले नहीं कर सकते, फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते, और आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि जनाब आप एटमी ताकत हैं और बड़ी कोई तोप चीज़ हैं। तो ज़रा हक़ाइक़ जो है ना वो सामने रखने चाहिए। अच्छी बात पाकिस्तान एटमी धमाके करके जी एटमी ताकत बन गया, लेकिन क्या ये हम डिज़र्व करते हैं? हमारे पास पहले रोटी पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारे मुल्क में एटमी ताकत तो है लेकिन बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, और जो बन रही है बिजली वो बाहर के कारखानों से बना रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमें बे इंतहा खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिल रही है। सूरत हाल हमारी ये कि 2.25 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है, लेकिन हम खुश हैं जी, हम छुट्टी मनाएंगे क्योंकि हमने एक एटम बम बना के डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। और ये सूरत हाल है हमारी कि जहाँ पर हमारे पास अपनी भूख को, अपनी बीमारी को ख़त्म करने का पैसा नहीं है, वहाँ पे हम इतने पैसे जो है वो बिला वजह सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। किस बात पे कि जी हमने खुशी मनानी है। किस बात की भाई खुशी चढ़ी हुई? अचीवमेंट क्या है आपकी? एटमी धमाके आपने किए हैं तो उसके बाद आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? जब तक आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका दिफा कैसे नाकाबिल तस्खीर हो गया? और ये सब अब कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इस वजह से कर भी नहीं रहे छुट्टी कि भाई कोई बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। असल बात ये कि बदनीयती है। बदनीयती क्या है कि साइफर केस का आगे मामला ना बढ़ सके। छुट्टी होगी तो तरमीम नहीं हो सकेगी, आगे कंक्लूड नहीं हो सकेगा केस। और मज़े की बात देखिए, इधर गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की और इधर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी छुट्टी अनाउंस कर दी कि ये अदालती छुट्टी भी हो गई। उन्होंने कहा कहीं अब हाम ना रह जाए कि ये सरकारी छुट्टी है, अदालत खुलेगी। बाज़ ऐसा होता है कि वैसे सरकारी छुट्टी होती है, अदालत काम कर लेती है। उन्होंने बाकायदा इस पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी कि जनाब अदालत भी छुट्टी करेगी, और फिर पीछे पीछे तमाम हाई कोर्ट्स को भी छुट्टी अनाउंस करना पड़ी। तो ये सूरत हाल बनी। इस पर आज वैसे बड़ा अच्छा तबसरा मुख्तलिफ लोगों ने किया हुआ था। मंसूर अली खान ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि हमारे पास एटम बम है, इस बात पे कल छुट्टी है। तो ये बड़ा दिलचस्प तबसरा था उनका। और भी बहुत सारे लोगों ने यही बात की हुई थी कि भाई खुदा का खौफ करें, फजूल में छुट्टियां कर करके कौमी नुकसान करते रहते हैं। लेकिन बात वही है कि पीछे नीयत किसी और मामले की है। अब आ जाते हैं जी दूसरा मामला। दूसरी बदनीयती हुकूमत ने आज क्या की, एक ऑर्डिनेंस जारी किया, बल्कि 2 ऑर्डिनेंस जारी किए। पहले आपको एक इलेक्शन एक्ट से मुतालिक जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस पर बताते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस वक्त कायम मकाम सदर हैं क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट हैं, और ज़रदारी साहब मुल्क से बाहर हैं, तो इस वजह से उनके हाथों से ये कारहाय नुमाया सरअंजाम हुआ है। और बेसिकली ये तरमीमी ऑर्डिनेंस किस चीज़ का है? इलेक्शन एक्ट में अचानक से ये कुछ ज़रूरत आन पड़ी, उफ्ताद आन पड़ी कि ये ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा कि जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी अभी तो ये है ना कि जो सिटिंग जजेस हैं उन्हीं को आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में देते हैं कि वो नॉमिनेट करते हैं जो भी मुतल्लिका चीफ जस्टिस होते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि ये इजाज़त दे दी गई है कि अब रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शंस की पिटिशंस की समाअत कर सकेंगे। अब ये बारीक वारदात डाली गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जिन जजेस के नाम भेजे गए
वो मैनेज नहीं हो रहे थे। पता ये चल रहा था कि वो इंडिपेंडेंटली इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। तो पहले तो जब इन जजेस के नाम भेजे गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो उनको अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उसको लंबा खींचा और नोटिफिकेशन जारी ही ना किया। और फिर उसके बाद जब बिल्कुल कोई इसके ऊपर अब उनके पास चांस नहीं था कि ये जारी करना ही पड़ेगा, तो अब ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस के साथ ही फैसले करवा लिए जाएं, क्योंकि सिटिंग जजेस जो हैं वो काबू नहीं आ रहे। तो ये वारदात डाली गई है। पेशावर के तो खैर ऑलरेडी हो चुके हुए हैं अलॉट, और वो अपना काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के भी कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के भी कर रहे हैं। मसला सिर्फ पंजाब का आ रहा था, यहाँ पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुए थे। और आपको पता है कि सारी वारदात ही इलेक्शन चोरी की ज़्यादा पंजाब में डाली गई थी। तो यहाँ पर अपने पसंद के मर्जी के जजेस ज़रूरी थे ताकि नून लीग को यहाँ पर इनकी जाली जीत को बरकरार रखा जा सके। तो अगर अब किसी को ये शक रह गया है कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन की ये मिली भगत नहीं थी, पूरा इलेक्शन चोरी का प्लान और ये इनका गठजोड़ नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो आखिरी शक शुबा भी दूर हो जाना चाहिए कि किस तरह ये लोग मिल के काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं थी तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा? जो जज साहिबान के नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तजवीज़ किए थे, उन पे नोटिफिकेशन आखिर क्यों नहीं हो रहा? किस बात की तकलीफ़ है? क्यों उनके नामों से आपको प्रॉब्लम है? इलेक्शन कमीशन इस बात पे क्यों जवाब नहीं देता? जब बाकी जगहों पे आपने नोटिफिकेशन कर दिए, तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नोटिफिकेशन में आपको क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यही थी कि आपने किसी भी तरह मनपसंद फैसले लेने, और इसलिए आपने जानबूझकर ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आज जारी करवाया। और इसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की मिलीभगत शामिल है PMLN के साथ। तो अब तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और PMLN किस तरह मिलकर मैच फिक्स कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मामला हो गया जो इन्होंने इलेक्शन के हवाले से किया, क्योंकि अभी भी ये वाजे नहीं है। इसको वाजे होना बड़ा ज़रूरी है कि अब ये जो रिटायर्ड जजेस हैं इनके नाम कौन तजवीज़ करेगा, क्योंकि अगर तो इनके नाम हुकूमत तजवीज़ करती है तो फिर तो ये बेकार बात है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सीधी सी बात है, हुकूमत तो उन्हीं के लोगों के नाम देगी ना जो उनकी सीटें बचा सकें। तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं होगी कि हुकूमत सजेस्ट कर सके, ना ही ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि पिटिशंस में अगर दूसरा फरीक कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन और नून लीग हैं। तो आपने अगर खुद ही जजेस अपॉइंट करने हैं तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्योंकि शिकायत तो आपके खिलाफ हैं। तो बेसिकली अब ये देखना होगा कि ये इख्तियार आप किसको दे रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस को आप सजेस्ट कर सकें। क्या तो अगर आप वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देते हैं तो फिर एक अलग सूरत हाल है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आखिर रिटायर्ड जजेस को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि जजेस अवेलेबल हैं और अलॉट भी कर चुके हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो ये सारी आपको बदनीयती यहाँ पे वाजे होती है। तीसरी जो बदनीयती आज इन्होंने की है, जो तीसरी वारदात की है, वो ये है कि इन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी अचानक से जारी किया। और अब आप देखिए मज़ेदार बात कि वो PMLN जिसके मंशूर में, इंतखाबी मंशूर में लिखा था कि हम तो नैब का खात्मा कर देंगे, ये तो एक ऐसा इदारा है जो आमिर ने बनाया, ये एक ऐसा इदारा है जो सियासी जमातों के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक ऐसा इदारा है कि जो जनाब हमेशा इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इसके तो सारे जो कवानीन है काले हैं। तो बजाय इसके कि ये इसको ख़त्म करते या इसको ठीक करते, ख़ुद जब इक़्तिदार में आए हैं तो इन्होंने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत अब जब भी नैब के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपका जो रिमांड है वो 14 रोज़ से बढ़ाकर 40 रोज़ कर दिया गया है। यानी जब तक आप 40 रोज़ पूरे नहीं करेंगे तब तक आप बाकायदा ज़मानत के लिए भी अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। अभी आपने ऐसा क्यों किया? ये बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है। ये इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ताकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो नए इन्होंने नैब केसेस अब बनाए हैं, तोशा खाना के और बना रहे हैं, 6 केसेस इन्होंने तोशा खाना के ऊपर ही बना दिए हैं। तो अब जो नए केसेस बनाए हैं इनके अंदर इनकी गिरफ्तारी डालने का प्लान है। चेयरमैन नैब भी आपको पता है, वो भी जिस तरह से इन्हीं के सारे यानी जो हैं प्लानर्स हैं उन्हीं के हिस्सा हैं वो भी, तो उनकी तरफ से गिरफ्तारी का वो कर दिया जाएगा, परवाना जारी। और फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की अगर इनके तहत गिरफ्तारी होती है तो मतलब 40 रोज़ तो फिर आप सुकून से बैठ जाएं आराम से, क्योंकि फिर 40 रोज़ तक तो इवन वो बेल भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से नैब का जो इदारा है उसी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया। तो PMLN
जब अपोजिशन में थी तो नैब के बारे में क्या ख्यालात थे, जरदारी साहब जब अपोजिशन में थे तो नैब को क्या कहते थे कि पाकिस्तान की मईशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। आज पीपल्स पार्टी के ही सदर ने किस तरीके से इस नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, सिर्फ इसलिए कि आगे इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखा जा सके। तो ये नैब हो, ये इलेक्शन कमीशन हो, ये हुकूमत हो, इनका जो नेक्सस है वो कितना वाज़े है, अब इससे ज़्यादा इसकी और वजाहत नहीं की जा सकती कि सिर्फ 1-2 दिन पहले आप इस तरह की जब रात को वारदातें डालते हैं तो उसका क्या मकसद होता है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि अब इन्होंने करना क्या है। इन्होंने करना ये है कि इमरान खान साहब का जो इद्दत केस है शायद वो तो अब परसों फैसला सुनाया जाए तो वो फारिग हो जाए, लेकिन फिर साइफर के बाद ये इसी तरह से फिर नैब के मामलात पर करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी हाल ही में एक अपनी जो जजमेंट है उसमें ये लिख चुके हैं, बाकायदा लिखा हुआ है कि आप ऑर्डिनेंस सिर्फ उसी वक्त जारी कर सकते हैं जब कोई बड़ी इमरजेंसी वाला ऑर्डिनेंस हो, कि जनाब अभी इजलास कोई चल नहीं रहा तो लिहाजा चूँकि ये बहुत इमरजेंसी हुई है तो इसलिए कोई ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा है। अदरवाइज़ अगर कहते हैं आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू ही लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है, तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दे। बड़े सख्त अल्फाज थे काजी फ़ाइज़ ईसा के, लेकिन अब ये सारी बातें बाकी सबको भूल जाएंगी और ये पता चलेगा कि जनाब ये आप देख लें कि जो आपकी नैब है उसने ये बड़ा कोई इम्पॉर्टेंट काम था जो इसको इस वक्त इस तरह ऑर्डिनेंस के ज़रिए करना पड़ा। तो ये जी इनकी मुनाफ़कत है जो सारी अब खुल के सामने आ गई है। अब जी बस जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता दूं कि कल ही के रोज़ NA 48 की भी समाअत होना थी और फॉर्म 45 के ऊपर फैसले होने थे, लेकिन ये समाअत भी मुलतवी होगी क्योंकि कल अदालतें ही नहीं खुलेंगी। और इसके साथ साथ आज जो एक और अहम मामला हुआ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का मज़ीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। यानी पहले 3 रोज़ा दिया गया था और अब 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मज़ीद दे दिया गया है। तो ये वो 9 मई की जो 8 मुकदमात हैं उनमें ही उनको रखा गया। इसमें फिर अगैन वही बात है कि उन्हें भी पकड़ के रखा हुआ है कि अगर साइफर केस का कोई फ़ैसला आ जाता तो इनको रिमांड पे रखो और 9 मई के मुकदमात में फंसा के रखो। तो ये वजह है जिसकी वजह से उनको मज़ीद हमें नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल रखा हुआ है। आखिर में जनाब जो एक अहम मामला था वो ये कि जो लापता अफराद का मामला है, इसके अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बयान हल्फी जमा कराया गया हुकूमत की तरफ से कि जो तमाम लापता अफराद हैं वो सब घर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर बड़ा लोग बात भी कर रहे थे कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, वो मुझे तो समझ नहीं आई किस बात की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये बयान हल्फियाँ, ये यकीन दहानियाँ, ये तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत आके ये पक्का करके जाती है जज साहिबान को कि अब कुछ नहीं होगा और फिर उसके बाद अगले दिन कोई ना कोई बंदा उठा लिया जाता है। ये सिलसिला अभी तक स्टिल जारी है, रुका नहीं है। अहमद फराद अभी तक घर नहीं आया। अटॉर्नी जनरल 2 दफ़ा वहाँ पे बेइज्जती करवा चुके हैं कि वो बयान दे के आते हैं कि हो जाएगा लेकिन आगे से कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बयान हल्फी दे के रखा दिया गया है। तो बहरहाल अभी अहमद फराद साहब का भी केस लगना है। 29 वाला जो दिन है वो बड़ा अभी इम्पॉर्टेंट दिन है। अब वहाँ पे उस दिन क्या होता है ये देखना पड़ेगा क्योंकि तलबियाँ तो बड़ी बड़ी कर रखी हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। तो बहरहाल जी अभी फ़िलहाल आज का यानी मंगल के दिन के लिए तो PTI वाले मायूस ज़रूर हुए हैं क्योंकि अहम केसेस की समातें रुक गई और आगे अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सवाबदीद है कि वो साइफर केस दोबारा कब फिक्स करते हैं। लेकिन ये बात है कि आगे फिर भी बुध वाला दिन इम्पॉर्टेंट है जिसमें इद्दत के निकाह केस की जो है फैसला सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पेशी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये भी इसी वीक में होना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो अभी गेम जारी है, चालें चली जा रही हैं दोनों तरफ से। तो लेट्स सी, मैच इंटरेस्टिंग होता है जा रहा है, लेकिन कुछ कभी मायूसी होती है और कभी जो लोग हैं वो इसके ऊपर बड़े बगलें भी बजा रहे होते हैं। तो ये सब अभी चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।